आचार्य किशोर कुमार जब खाकी वर्दी में थे तो चर्चा में थे, जब धर्म मानव सेवा शुरू की तो चर्चा में रहे और आज राजनीतिक गलियारों में भी उनकी खूब चर्चा हो रही है। आचार्य किशोर कुणाल से मैं बातचीत करूंगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। मैं हूं निधि श्री और मेरे साथ है आचार्य किशोर कुणाल, पूर्व आईपीएस। और बातचीत शुरू करूंगी मैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं देख रही हूँ कि आप मंदिर लोगों से ही मिल रहे हैं। तो मंदिर और मठ और तमाम लोगों से जो ये आपकी बातचीत हो रही है, जो भी आप मिल रहे हैं लोगों से, इसका तो राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। राजनीति से इधर नहीं, मंदिर मठ में इसके लिए राजनीति के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये जो लोग मेरे परिचित थे उन लोगों ने बुलाया, मंदिर मठ के अलावा भी देखा होगा, मैं गांव में गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मंदिर मठ से चुनाव का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। आचार्य संहिता, जो आदर्श आचार संहिता है, उसका यह इसलिए आप देख रही हैं कि मंदिर में जब दर्शन करने गया था तो वहाँ आपको इंटरव्यू नहीं दिया। बिल्कुल, मैंने कोशिश की कि वहाँ करें, आपने कहा कि नहीं आचार्य संहिता लगा हुआ है तो मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। वहाँ दर्शन करने गया था। वो अधिकार तो हर व्यक्ति को है, हर देश का कि जितने नेता हैं सब लोग जाते हैं, दर्शन करने का अधिकार है, वहाँ से बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने वहाँ एक शब्द नहीं कहा। देख रहे हैं रास्ते में बागीचा है, इस बागीचे में मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। पता था कि मैं राजनीति को लेकर सवाल भी हाँ, जब आज आया हूँ इधर, पहले तो मैं बतला दूँ कि मैं जिंदगी भर राजनीति से दूर रहा व्यक्ति हूँ। मुझे 95 से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेकर के माननीय सुदर्शन जी से लेकर के माननीय भागवत जी से लेकर के सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं चुनाव में आऊँ। उन्हें 2009 में मुझे टिकट भी दिया गया था, मैंने इनकार कर दिया। तो माननीय सुशील मोदी जी को लगाया गया था 15 दिनों तक कि मुझे मना ले। मैं नहीं उनसे आप पूछ सकती हैं कहाँ से टिकट मिला था और कैसे मैंने इनकार किया और कैसे उनको अधिकृत किया गया था मुझे मनाने के लिए। सवाल स्किप कर दिया आपने, इसलिए जवाब भी आप दे ही दीजिए कि आप कभी राजनीति में आपको आने की इच्छा हुई, और अगर हुई तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या कोई कारण ऐसा रहा था? नहीं, ऐसा है कि मैं जानता था कि मैं राजनीतिक पुरुष नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आया। जो मैं लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, भक्त हूँ और समाज सेवा में लगा हुआ हूँ, तो मैंने अपने को कहीं मतलब किसी सीमा में बंधने को पसंद नहीं किया। इसलिए मैं 20 साल तक इसको नमस्कार करता रहा। इस बार आया हूँ, आप पूछ सकती हैं क्यों आया हूँ, तो वो भी मैं कारण बतला देता हूँ। हाँ, मतलब ये तो तमाम दर्शक जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं उनको पता है कि आप अपनी पुत्र वधू के लिए प्रचार प्रसार के लिए विशेष तौर पर समस्तीपुर से आपकी पुत्र वधू चुनाव लड़ रही हैं, शांभवी चौधरी, और सबसे कम उम्र की कैंडिडेट भी हैं, पहली बार चुनाव में डेब्यू कर रही हैं, तो आप उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल से पहले सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पाया है कि 2009 में जब आपको टिकट दिया गया था, ऑफर किया गया था, तो क्या हुआ था? ऐसा है, मैंने सोचा कि मेरा स्वभाव नहीं है और राजनीति में आने के लिए कुछ गुण चाहिए, वो गुण मुझ में नहीं है, इसलिए मैं नहीं आया। और मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी, सामाजिक सेवा में लगा व्यक्ति, धर्म क्षेत्र में काम करने वाला, इसलिए मैंने वीटो लगा दिया, इनकार कर दिया, किसी की बात नहीं मानी। उसके पहले भी कहा ना कि जॉर्ज साहब से लेकर के वो मेरे घर आए थे ये मनाने के लिए कि आपको आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। माननीय सुदर्शन जी ने कितनी बार कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं आया क्योंकि मैं अपने को बहुत उसमें फिट नहीं पा रहा था। जैसे मैं पुलिस में नहीं रहना चाहता था, मैं अपने को मिसफिट मान रहा था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे सबसे उपयुक्त व्यक्ति बना दिया। तो उसी तरह राजनीति में मैं नहीं गया कि शायद अपने को मैं अनुपयुक्त मान रहा था। किस सीट से लड़ाने की चर्चा हो रही थी? अब ऐसा है, अब सुशील मोदी जी से पूछ लीजिएगा, जिसको हमने इनकार कर दिया। जो सीट दे रहे थे वो भी मैं नहीं पसंद कर रहा था कि सीट में मेरिट के अलावे और भी कंसिडरेशन बहुत होते हैं, लेकिन मिला जुला करके यही कहना है कि घोषणा हो गई थी उसके बाद, बल्कि मुझे दूसरे पक्ष वालों ने कहा कि आप अपने यहाँ, मेरा वैशाली क्षेत्र पड़ता है, मैं बरुराज का रहने वाला, वहीं से आप खड़े हो जाइए। हमने कहा कि नहीं, रघुवंश बाबू की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो उनके खिलाफ मैं सोच भी नहीं सकता खड़े होने के लिए, उनसे मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। तो ऐसा है कि मैं अपने को बहुत उपयुक्त नहीं पा रहा था, इसलिए मैं
राजनीति में कभी नहीं आया। अब आपकी बहू चुनाव लड़ रही है जी इस बार शांभवी, और आप उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए अब उतरे हैं। जी ये कहा जा रहा था कि किशोर कुणाल चाहते नहीं थे कि उनकी बहू चुनाव लड़े जी या उनके घर से कोई राजनीति में आए, और यही वजह है कि वो लंबे समय से खुद को राजनीति में या राजनीतिक मैदान में नहीं उतार पा रहे थे। तो ये चर्चाओं का जो बाजार है, इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ऐसा है, पहले तो मैं बोल दूं कि यदि मैं नहीं आता तो ये लोग तरह तरह की बातें करते मेरे बारे में। मेरा बेटा यदि चुनाव में रहता तो शायद मैं नहीं आता। तो लोग बोलते कि मैं राजनीतिक पुरुष नहीं हूँ इसलिए नहीं आया। बहू मेरी चुनाव में है, मैं नहीं यदि आता, अब भी नहीं आता, तो बोलते कि किशोर कुणाल के घर में दलित बहू आई, ये इसके पक्ष में नहीं थे इसलिए वो चुनाव में नहीं आए। वो तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे, करने जा रहे थे। मुझे जब इसकी सूचना मिली तो मैंने सोचा कि उसका भविष्य तो अंधकार में हो ही जाएगा। लोग प्रचार कर दें कि किशोर कुणाल ही इसकी राजनीति के विरोध में है। तो दलित बहू घर में आने के कारण मुझे आना पड़ा। सायन चुनाव में रहता तो शायद मैं नहीं आता, इसलिए मुझे आना पड़ा। तरह तरह की बातें लोग नहीं करते। और भी 2-3 कारण हैं जो मैं आपको बतलाऊँगा। बता दें। कारण यह है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। शांभवी केवल समस्तीपुर क्षेत्र की केवल उम्मीदवार नहीं है, वो एक इतिहास रचने जा रही है। वो इतिहास ये रचने जा रही है कि इस लोकसभा में वो जीत कर जाएगी तो सबसे कम उम्र की MP होगी, सांसद बनेगी। दूसरा, इसके साथ मैं इसलिए आया हूँ, जीत में मुझे संदेह नहीं है, इसलिए कि उसको जो टिकट मिला है वो टिकट मिलने के में जो कारण रहा हो, मंत्री जी का बहुत योगदान नहीं, उन्होंने तो चर्चा भी नहीं की थी। तो सायन ने बात की और फिर उन्होंने पता कराया कि जीत सकती है कि नहीं। फिर कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने निर्णय लिया, उन लोगों ने हॉरोस्कोप भी दिखलवाया और देखा कि नहीं एकदम राजयोग है, जीतने की संभावना है, तब उसको टिकट मिला। तो किन लोगों ने अब नहीं, अब उतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भविष्यवाणी नहीं, हम लोगों ने नहीं दिखलवाया। अच्छा। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उन लोगों ने ये सब दिखलवाया। तो मैं तो जीत के प्रति आश्वस्त था, अभी भी हूँ। मैं आया हूँ कि एक समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र नया इतिहास बनाए कि यंगेस्ट कैंडिडेट विथ लार्जेस्ट मार्जिन जीत कर जाए सब चीज। हाँ, हाईएस्ट वोट जी। हाँ, इसीलिए मैं आया हूँ, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। इतिहास का विद्यार्थी हूँ। शांभवी इतिहास रचेगी, सबसे कम उम्र की उम्मीदवार और सबसे अधिक वोट से जीत कर आए, एक बात। दूसरी बात, इसके आने से क्या होगा कि देश में आपको मालूम ही होगा कि जब इसकी शादी हुई थी, हमने 4-5 दिन पहले लोगों को निमंत्रण बांटना शुरू किया। जो उसके पहले मैं मौत के मुंह से निकला था, स्वाइन फ्लू हो गया था। तो 5 दिनों के अल्प निमंत्रण पर माननीय मोहन भागवत जी, जिनका कार्यक्रम पूरे देश में साल भर का बना रहता है, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम है, लोग केवल ज़बानी बात करते हैं कि सामाजिक समरसता हो, और हम इसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। तो सारा कार्यक्रम करके वो फलदान तिलक में आए, 2 घंटा रहे। और एक उसकी शादी में इतना ही नहीं, एक ओर जहाँ मोहन भागवत जी आए, दूसरी ओर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब भी आए। एक ओर जहाँ मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी आए, वहाँ दूसरी ओर रामनाथ कोविंद साहब भी आए। इसलिए कि वो एक देश में सामाजिक समरसता सद्भाव का प्रतीक है। तो जी कर दिया और सहर्ष किया, तो वो जीत कर जाती है। इस देश में बाकी सब लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, सब लोग नहीं, मतलब अधिकांश लोग, बहुत लोग जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो जो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, शांभवी इस देश की सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए, इस देश के सांप्रदायिक सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए वो सांसद बनेगी। इसलिए मैं उसका हाथ मजबूत करने आया हूँ। एक बात और मैं बतला दूँ, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक असीत मुनि आए थे। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि बच्चे को देखिए क्या बनेगा। तो पहले वो हंसे फिर रोए। तो राजा शुद्धोधन ने पूछा कि ये क्या बात है कि आप हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि ये बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, लेकिन जब महापुरुष बनेगा इसलिए मैं हंस रहा कि महापुरुष बनेगा, धर्म प्रवर्तक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या धर्म प्रवर्तक बनेगा, और रो रहा हूँ इसलिए कि जब ये धर्म प्रवर्तक बनेगा मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो सुधोधन ने कहा कि मेरे कुल में और धर्म प्रवर्तक बनेगा चक्रवर्ती सम्राटों के कुल में, बस ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बतलाया कि नहीं, बहुत से ऐसे हुए हैं, इक्ष्वाकु के समय में सागर का निर्माण नहीं हुआ, राजा सगर ने किया, चेवन ऋषि ने काव्य की सृजना नहीं की, उनके वंशज वाल्मीकि ने की। तो मुझे बनाने की कोशिश जोड़ साहब से लेकर के माननीय सुदर्शन जी और बहुत लोगों ने की, मैं नहीं बन पाया। तो लगता है कि वो असीत मुनि की वाणी में ये संभवी शायद मेरे कुल में आएगी जो इसका नाम करेगी। तो मेरा एक तरह से धर्मपिता होने के कारण मेरा दायित्व बनता है कि उसके कार्य में मैं यह सहयोग करूं, नहीं तो लोग इतिहास मुझे नहीं माफ़ करेगा कि शायद मैं कुछ सहयोग करता तो वो सबसे कम उम्र की सांसद सबसे अधिक वोट से जीतने वाली सांसद बनती है। आपकी बेटी की शादी चर्चा का विषय बनी थी जब एक तस्वीर आई थी जिसमें कार्ड देने के लिए अशोक चौधरी जाते हैं, नीतीश जी को आमंत्रण देते हैं, और तब ये चर्चा में आया था बिहार में कि किशोर कुणाल, जो कि बिहार में अक्सर इस तरीके से सवर्ण के घर में अगर दलित की बेटी आती है तो ये चर्चा का विषय बनता है, और ऐसे में दो बेहद चर्चित घराने के लोग अगर एक हो रहे हैं और किशोर कुणाल अपने बेटे की शादी किसी दलित की बेटी से कर रहे हैं, भले वो मंत्री की बेटी हो, तो ये चर्चा का विषय बना था बिहार में। उस वक्त क्या आपको भी लोगों ने कुछ कहा हो, मना किया? नहीं, ऐसा है, मैं बतला दूं, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने पहली बार छठ के पारण में देखा कि अशोक चौधरी जी आए थे, तो हमारे परिवार में मैं तो मेरा सोशल लाइफ नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, कोई आता नहीं, तो कभी कभार देखता था किसी के माध्यम से कोई नेता लोग आते थे तो प्रणामा पाती हुई फिर बात खत्म हो जाती थी। उस दिन देखा कि अशोक चौधरी जी हैं, उनकी पत्नी है, बेटी है, तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि खरना में लोग कैसे आ गए, मतलब अशोक चौधरी जी आते थे, कोई ताज्जुब नहीं होता। तो मेरा एक रिलेटिव है, वो आरजेडी का एमएलसी है, उसी इलाके का लखीसराय का, तो हमको लगा कि शायद वो लाया होगा, तो मैं चला गया। आरती का समय हो रहा था मंदिर में। पारण के दिन मैं लिख रहा था पुस्तक रामोपु गिरवान धर्म। श्रीमती जी आई बैठी, उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत लिखा है, दलित देवो भव लिखा है। मैंने कहा कि 2200 पेज लिखा है, 3 वॉल्यूम में लिखा है, 2 वॉल्यूम भारत सरकार से छपा है। तब उन्होंने पूछा कि यदि दलित बहू घर में आए तो हमने कहा कि मतलब, तो बोली कि ऐसे ऐसे हैं। तो हमने कहा कि मैं साइंस से पूछूंगा, उसका मन होगा तो मैं ज़रूर करूंगा। तो बोले कि नहीं, अभी बुलाते हैं। हमने कहा कि नहीं, अभी सामने नहीं पूछूंगा, मैं फ़ोन से पूछ लूँगा। फिर मैंने फ़ोन से पूछा, उसने बतलाया, हमने कहा कि जरूर शादी होगी। यही मतलब पृष्ठभूमि, उसके पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था। ऐसे वो जब मैं दलित देवो भव लिखता था या दलित देवो भव किताब रहती थी तो पूछता था कि पापा दलित घर में शादी करनी चाहिए कि नहीं। हमने कहा कि जरूर करनी चाहिए, सामाजिक समरसता बढ़ेगी। तो लेकिन मैं समझता था कि शायद वो पूछ रहा हो कि करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि इसके जीवन में घटित होने वाला है। आप शांभवी चौधरी को टिकट, जो आपकी बहू है अभी जी, उनको टिकट दिलाने में आपका कितना योगदान? मैं बतला दे रहा हूँ, उसमें तो पहले बतला दूँ, मंत्री जी का योगदान तो था ही नहीं। वो मंत्री जी यदि जाते तो सीधे टिकट कट जाता, क्योंकि उनके दल वालों ने, कुछ लोगों ने, शायद वो भी रहे होंगे, टिकट कटवाने में भूमिका निभाई नहीं निभाई। वो तो चिराग पासवान के खिलाफ उन्होंने फील्डिंग की थी बकायदा। हाँ, हो सकता जी। हाँ, तो मैं आपको बतला दूं, चूँकि मैं बहुत, वो बेटे ने देखा, वो समझ रहा था कि शायद जमुई से टिकट मिलेगा, या तो अशोक चौधरी जी को यदि जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा, या जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा तो संभवी के लिए। लेकिन उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ था। तो बेटे ने देखा कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, वो जानता था कि मैं राजनीति में किसी को कुछ कहूँगा नहीं, तो गया और श्री चिराग पासवान जी से मिला।
तो मैं आपको बतला रहा हूँ, पहले बात नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि यदि टिकट मिलता है तो वो तुम्हारी पत्नी से, ये जानता था 4-5 साल से, उनके यहाँ आता जाता था, एमईटी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, तो जाता था। जैसे मैं जितना एलूफ आदमी हूँ, किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, वो सबसे मिलता जुलता है। तो इनसे मिला तो बोले कि यदि टिकट मिलता है, अभी कुछ नहीं कर सकता, टिकट मिलता है, तुम्हारी पत्नी है, कुणाल जी की बहू है, इसलिए मिलेगा। और नहीं मिलता है तो इसलिए कि अशोक चौधरी जी की बेटी हैं, इसलिए जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ा है, इसलिए टिकट नहीं मिलेगा। उसके बाद इसने जब जमुई की बात की तो जमुई में हुआ कि नहीं, वो अपने इसको करा रहे हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का सोचूंगा, समस्तीपुर का। तो हम लोग बगल के ही हैं, ऐसे टेक्निकली तो मेरी ससुराल समस्तीपुर ज़िले में ही है, जैसे घर से मेरा बहुत वास्ता नहीं है, वैसे यहाँ से बहुत वास्ता नहीं था। मुझे किसी ने बताया कि जहाँ आपका ससुराल हो उजियारपुर, हाँ, लेकिन समस्तीपुर ज़िले में विभूतपुर है, तो वो उसमें वो मैं दावा नहीं करता। मैं इतना ही दावा करता हूँ कि हम लोग देश में संविधान है, कानून है, कहीं से भी कोई खड़ा हो सकता है। तो वह क्या कहते हैं, बोले कि समस्तीपुर, तो हमने कहा कि घर तो मेरा बरूराज मुजफ्फरपुर है और नज़दीक ही है, अच्छा ही है। फिर भी उन्होंने सब पता होता करा लिया, सब जांच पड़ताल सब ठोक ठाक करके लगा कि हाँ जीतेगी, बहुत काफ़ी भारी मत से जीतेगी। तब टिकट की घोषणा हुई और तब उसके बाद हम लोग तो चुनाव वाले आदमी हैं नहीं, तब अपना अशोक चौधरी जी अनुभवी आदमी हैं, तो वो अपना उसमें किया। अब अंतर क्या होता है कि जिस समय ये लोग, शायद कोई दिन था, मंदिर आए थे दर्शन करने के लिए, साइन और संभवी, मैं अंदर बैठा हुआ था, तो ये लोग खबर करने आए। सबसे पहले खबर मुझे इन लोगों ने की थी, और संजोग था कि मंदिर में थी तो ये सूचना चिराग पासवान जी ने दी थी। तो हम लोग तो उस तरह के इमोशनल आदमी है नहीं, तो हमने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। और इनसे जब मिली उसके बाद जा करके तो ऐसा गले लगा करके मिले कि वायरल हो गया। तो यही अंतर होता है उनमें और इनमें। टिकट दिलाने में उनकी भूमिका नहीं है, लेकिन चुनाव के वो निपुण व्यक्ति हैं, महारत उनको हासिल है, तो अपना करे। मैं तो आया नहीं था 2-3 कारणों से। और पहला कारण था कि यह मैं नहीं आना चाहता था राजनीतिक बात में, लेकिन जब मुझे खबर मिली कि मेरे खिलाफ प्रचार होगा कि मैं संभवी के खिलाफ हूँ, तो मेरे चलते उसका भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए मैं आया। दूसरा कारण ये भी था कि पहले जो थे सुना था बीके रवि जी खड़े होंगे, तो हमारी पुलिस बिरादरी के थे, डीजीपी थे, तो मैं उस समय दावा नहीं कर सकता था कि संभवी हर तरह से बेस्ट कैंडिडेट है। आज मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं कहने वाला हूँ कि ये बेस्ट कैंडिडेट है, मेरिट पर मैं बोल रहा हूँ। बीके रवि जी से मेरा बहुत परिचय नहीं था, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर थे, वो वहाँ पर तमिलनाडु में डीजीपी थे, तो मैं दावा नहीं कर सकता था कि संभवी जो है उनसे अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन जब वो अब नहीं हैं, तो जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें ज़रूर मैं मेरिट के आधार पर कह सकता हूँ कि संभवी देश की सबसे अच्छी शिक्षण संस्थाओं से पढ़ी हुई है। लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली है, पोस्ट ग्रेजुएट उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है, और उसके बाद वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही है। और जितना मैंने सोचा था, तो देखा था कि संस्कारी है, बहुत अच्छा ज्ञान है, पढ़ने में तेज है, कोई ड्राफ्ट वगैरह बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन इतना अच्छा बोलती है, घर में तो मेरे सामने कोई बोलता नहीं है, बात करता नहीं है, तो मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी अच्छी वो बोलने वाली भी है, वक्ता भी है। पर एक सवाल है, हाँ। जो मैंने शांभवी से भी पूछा था, जी। जब हमने उनका इंटरव्यू किया था एबीपी न्यूज़ के लिए, हमने उनसे पूछा था कि उन पर आरोप है कि उनको परिवारवाद की वजह से टिकट मिला है। जी। क्या कोई कैंडिडेट अच्छा डिबेट कर लेता है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, स्कूल का संचालन करता है, क्या इतना काफी होता है नहीं, किसी कैंडिडेट के लिए चुनाव? नहीं, मैं बतलाता हूँ। एक तो परिवारवाद में मैं बतला दूँ कि परिवारवाद में मेरिट है कि नहीं, एक बात हुई। दूसरी बात जो यह है कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे आपको मैं बतलाऊं, एक बीएल संतोष जी हैं, सेक्रेटरी जनरल बीजेपी के हैं, तो उन्होंने कुछ नए लोगों को, जिनको कोई नहीं जानता था,
एक क्या नाम है, सूर्या करके, बेंगलोर से, तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या, तो एकदम नए हैं, उनको टिकट दिया। वो तो राजनीति में अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जो टैलेंटेड हैं, जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ साल के बाद क्या होता है कि आदमी सिस्टम से जुड़ जाता है, जैसा चल रहा है वैसे चलने की आदत हो जाती है। हम लोगों के पुलिस में सर्विस में एक कहावत थी कि हर साल स्पाइन की एक हड्डी टूटती है, तो 32 हड्डियाँ होती हैं, 32 साल में सारी टूट जाती हैं, स्पाइनलेस हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ नए लोगों को, जैसे पुलिस देश को जो चलाते हैं, IAS IPS टैलेंटेड लोग होते हैं, तो आते हैं तो शुरू में ही SP DM हो जाते हैं। तो वैसे स्थिति में जो टैलेंटेड हों सचमुच, उनको आने में कोई ये नहीं होनी चाहिए। और हमने बतलाया ना कि हाँ, अशोक चौधरी जी ने पैरवी करके टिकट दिलाई होती तो ये होता कि चलिए पक्षपात हुआ, परिवारवाद हुआ। हकीकत जो है वो ये है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि कहीं पहले टिकट मिल जाएगा तो कहीं नहीं का ये नहीं हो जाए। टिकट समस्तीपुर का बाद में मिला, और उसमें सायन कुणाल की और संभवी का अपना जो रिकॉर्ड था और वो रहा। और उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल करा ली कि जीतेगी कि नहीं, और जीतने के बाद भी वो सब हॉरोस्कोप में राजयोग है कि नहीं है। जब ये सब हो गया तो मैं आया हूँ कि मैं धर्मपिता के रूप में उसको सबसे हाईएस्ट वोट से जिता दूँ, बस इतना ही। तो एक बात तो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि शांभवी के पिता यानी जो मंत्री हैं JDU के जी, अशोक चौधरी, जी। उनका कोई योगदान नहीं नहीं है। यानी उन्होंने पैसे देकर तो टिकट नहीं खरीदा। नहीं वो सब लेकिन क्या ऐसा, आपने खरीदा है पैसे देकर? अरे भाई ऐसा है, टिकट? हम तो हमारा जो अकाउंट है ज़िंदगी में कभी ये सोचा भी नहीं था, और हमने बात भी नहीं किसी से की है। हम मेरे नाम पर भले ही हुआ होगा कि मेरे नाम से उनको फ़ायदा होगा, ये फैक्टर रहा होगा, लेकिन हमने कहा ना कि मैंने राजनीतिक पुरुष हूँ, ज़िंदगी में जितना काम किया नियम कानून के अनुसार किया। आपको मैंने ये कबीरपंथी मठ में इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया कि मैं दर्शन करने गया था। नियम का हमने जीवन आजीवन अक्षरशः पालन किया है। हमने किसी को किसी भी संस्था में हम 5 करोड़ रुपया केवल सैलरी देते हैं, अभी 300 करोड़ का बजट बना कर आया। किसी को 10,000 रुपया से ज़्यादा हम लोगों ने आज तक ये कैश में दिया ही नहीं है। लाख इमरजेंसी आ जाए, और उतना है भी नहीं। हमारा तो पेंशन का अकाउंट रहता है, वो कबीरदास जी का है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसलिए सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत जी। आपके घर आते हैं। आपने कहा कि बेटे का तिलक फलदान भी उन्होंने किया था, और एक इन्फ्लुएंस भी रहा है जी। संघ का आप पर, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। तो क्या आप क्या उन्होंने कोई रोल प्ले किया था इन सब? नहीं, ऐसा है, अब रोल प्ले किया नहीं किया ये मैं नहीं कह सकता। जी। जैसे पहल जो की वो सायन कुणाल ने की। सायन कुणाल मिला था चिराग पासवान जी से, वो मिला था 1-2 लोगों से और लोगों से, अपने बारे में भी मिला था। तो मालूम हुआ कि जैसे द्रोणाचार्य जी जब पहुँचे परशुराम जी के यहाँ, तब तक वो सब कुछ बांट चुके थे। तो जब तक इसको आया, देखा कि उधर कुछ नहीं कर रहे हैं अशोक चौधरी जी, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो फिर अपना लगा, तो गया जिसके यहाँ वो जाता था उसके वहाँ गया। अब मैंने नहीं पता कि जब ये बात फलीभूत होने लगी तब मुझे पता चला कि ऐसे वो कर रहा है। अब उसमें और किसी ने भूमिका निभाई नहीं निभाई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहल जो है और जो मिला है वो 3 फैक्टर के कारण मिला है। 3 फैक्टर? सायन कुणाल की पहल, उसके बाद उन्होंने पता किया कि ये जीतेगी कि नहीं, तो हुआ कि जीतेगी। और दूसरा ये भी सुना है और हमारे पास तो शायद होगा भी कि हॉरोस्कोप भी देख करके कि राजयोग है और जीतने वाली है, तब उसके बाद इसका टिकट कन्फर्म हुआ है। अच्छा, मैं अब राजनीति के तरफ जी, सवाल पूछती हूँ हाँ। आपसे कि बीजेपी मतलब शांभवी के अलावा बीजेपी बार बार जब लोगों के बीच जा रही है तो राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया। आप कह रहे हैं कि मैं धर्म को बीच में नहीं लाता। जी। बीजेपी का ये जो
पोस्टर छपवाना, लोगों के बीच जाना कि राम मंदिर हमने बनवाया, राम मंदिर को कैश कर रही है बीजेपी, ये आरोप ऐसा है, कैसे देखते मैं निगेटिव किसी के खिलाफ नहीं बोलता। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार है कि अपने तरीके से करे। मैं व्यक्तिगत रूप से, आपने देखा होगा, मैं धार्मिक क्षेत्र में 30 साल से हूँ, और 30 साल से ही नहीं हूँ, मैं 3 प्राइम मिनिस्टर के समय में अयोध्या मामला का जाने का OSD था। चंद्रशेखर जी के समय में, उसके पहले VP सिंह साहब के समय में, और बाद में नरसिंह राव जी के समय। और अयोध्या जैसे मुद्दे पर मैंने जिस ढंग से काम किया, एक भी मुसलमान भाई ने मेरे खिलाफ कोई बात नहीं की। और इससे बड़ा क्या होगा कि डेंगू से पीड़ित थे अहमद बुखारी साहब, शाही इमाम साहब, जब पता चला कि मेरे बेटे का, उनको भी 4-5 दिन पहले मैंने निमंत्रण दिया था, वो बोले कि मैं आऊँगा ज़रूर, डेंगू है, डेंगू नो डेंगू मैं आऊँगा, और बीमारी स्थिति में वो यहाँ पर आए। तो हमने व्यक्तिगत रूप से, इसलिए आपको मैंने कहा, जब आप कैंसर संस्थान में पूछ रही थी, मैंने कहा कि मैं महावीर मंदिर या कैंसर संस्थान या किसी को मैं इसमें नहीं ला रहा हूँ। मैं आया हूँ व्यक्तिगत रूप से धर्म पिता के रूप में शांभवी को रिकॉर्ड वोट से जिताने के लिए, और एक इतिहास जो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र रचेगा, उसमें अपना योगदान देने के लिए, चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए इतिहास रचने जा रहा है। और मैं इतना भी कहता हूँ कि जो लोग हैं, जो प्रतिद्वंदी भी हैं, अब्राहम लिंकन ने कहा था, विथ मैलिस टू नन एंड चैरिटी फॉर ऑल, मेरा किसी के प्रति विद्वेष नहीं है। जो इसके प्रतिपक्ष में भी हैं, उनका भी मैं समुज्ज्वल भविष्य, उनके लिए भी बहुत दुनिया, वो भी युवक हैं, उनके लिए भी दुनिया अभी खुली हुई है, सारा आकाश उनका है। हाँ, मैं जो हैं, हाँ, तो मुझे उनके प्रति भी, या जो लोग हैं, किसी के प्रति मुझे कुछ नहीं है। मैं अपनी भूमिका निभाने आया हूँ, शांभवी को सबसे अधिक वोट से जिताने की चेष्टा करूँगा, इसी के लिए मैं आया हूँ। आप शुरू से तो धार्मिक नहीं थे, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 6 अप्रैल 1984 को आप डूब गए थे, और उसके बाद आपकी जीवन की दिशा बदल गई, वो क्या वाकया था? नहीं, मैं आपको बतला दे रहा हूँ। धार्मिक में बचपन से हूँ। अच्छा। यह घर में शिव जी का मंदिर घर के सामने है, जब से होश संभाला है तब से जल चढ़ाए बगैर मैं जल ग्रहण नहीं करता हूँ। ये सही है जो मैंने जीवन दमन तक्षकों का अपनी जीवनी में लिखा है, जो साइन लेखक है, उसमें लिखा है कि मैं मार्क्स छात्र जीवन में मैं मार्क्सवादी था। इसलिए कि राहुल संकीर्तन को पढ़ करके, हाँ, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मैं सिद्धांत में, कोई पार्टी उटी में नहीं था, लेकिन मुझे लगता था मार्क्स से मैं प्रभावित था। और लेकिन उस समय भी, बल्कि उस समय में इससे अधिक कर्मकांडी था, यानी शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, शनि महाराज को प्रसन्न करना। आप तो केवल भक्ति के पथ पर हूँ, देख रही, मैं एक भी कुछ धारण नहीं करता, मैं भक्ति के पथ पर हूँ। तो धार्मिक में बचपन से हूँ। 6 अप्रैल 1984 की जो घटना आपने बतलाई, वो घटना ये थी कि विंध्याचल में मैं गंगा जी में डूब गया था। और बचपन से एक हमारे यहाँ जुस्सी आते थे, हम लोग देहात के रहने वाले हैं, हाथ देखते थे तो 3-4 बातें बोलते थे कि घर की रोटी नहीं खाएगा, विदेश की बाहर की नौकरी, इसको बाहर की रोटी खाएगा नहीं, नौकरी में जाएगा। दूसरी बात कहते थे कि पुलिस या आर्मी की नौकरी होगी। और तीसरी बात कहते थे कि जल में ज़रूर डूबेगा, भगवान ही इसको बचा सकते हैं। तो परिणाम क्या हुआ कि दादी ने, हमारे घर के सामने तालाब है, गांव में अकेला व्यक्ति हूँ जो तैरना नहीं जानता है, दादी ने कभी तैरने नहीं दिया। तो जब स्टीमर से मैं इंजीनियरिंग वगैरह छोड़ करके पटना कॉलेज आया था, तो दादी बहुत चिंतित थी कि स्टीमर कहीं डूब जाएगा। फिर लेकिन बाद में मैं निश्चिंत हो गया। तो उस दिन मैं पहले कुंभ, वहाँ संगम प्रयाग में स्नान करने के बाद विंध्याचल आया, डूबा। ज्यों डूबा वो ज्योतिष की भविष्यवाणी, और ये ख्याल आया जले मृत्यु भविष्य। 3 बार हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि जल में डूबना है, भगवान ही बचाएंगे। तो मुझे लगा कि 10-20 सेकंड में और यदि सहायता नहीं मिली होती तो उसी दिन मेरी यही लीला समाप्त। मैं उस समय पटना का SSP था, मैं गया था जयपुर, मूर्तियाँ बन रही थी महावीर मंदिर की दिखवाने के लिए। तो उस समय से मुझे लगा कि भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है, तब उनकी सेवा में समर्पित होना है। धार्मिक में बचपन से था, लेकिन 6 अप्रैल 1984 की घटना के बाद मैं एक्टिव पुलिस से हट गया। मैं स्टडी लीव में रहा,
मैं OST होम मिनिस्ट्री में रहा, CISF में 9 साल रहा, लेकिन मैं करंट ये जो पुलिस की मुख्य धारा है उसमें मैं नहीं लौटा। और मुझे लगा कि अब बहुत दिनों तक 2 नावों पर सवारी ठीक नहीं है, तो मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। 10 साल मेरी नौकरी बची थी, हमने ले लिए। तब से मैं यह भगवान की सेवा में मैं SSP पटना था, और दूसरे दिन से मैं बॉडीगार्ड को लौटाकर गाड़ी लौटा करके महावीर मंदिर के निर्माण में लग गया। इसलिए मैं संतुष्ट प्राणी हूँ, जहाँ रहता हूँ संतुष्ट रहता है। 3 किस्से की बात करेंगे अगले सेक्शन में हम लोग। 3 किस्सा है, एक तो बॉबी कांड, दूसरा लालू यादव की सरकार में बूथ कैप्चरिंग को लेकर जो आपने शिकायत की थी, जिसके बाद आप निशाने पर रहे थे, और तीसरा किस्सा है कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति आप जब पुलिस में थे, पुलिस महकमे में, तब कोई अगर एक हाथ से साइकिल चलाता था तो उसके हाथ कटवा दिए जाते थे। किशोर कुणाल हाथ हैंडल एक हैंडल से अगर साइकिल चलाता या अगर शर्ट की स्लीव किसी ने मोड़ दी तो स्लीव कटवा देते थे। लड़कियों को तंग कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। तो ये 3 किस्से हैं, लेकिन पहला किस्सा मैं सुनूंगी कि बूथ कैप्चरिंग वाला मामला क्या था। ऐसा है, मैं जहाँ रहा नियम कानून को पालन कराने के लिए, तो बिहार उन दिनों बूथ कैप्चरिंग के लिए ये बदनाम था। और ये कोई श्रीमान लालू जी के समय में ही नहीं प्रारंभ हुआ था, उसके पहले भी प्रारंभ हुआ था। मुझे ख्याल है कि जब मैं पटना का SSP था, तो एक मुख्यमंत्री जी थे, नाम नहीं लूँगा, उनके पास बैठा हुआ था, ऑफिस में किसी काम से गया था। एक DIG साहब आए थे, उन्होंने सैल्यूट लगाया और कहा कि साहेबगंज में कोई उपचुनाव था, मुजफ्फरपुर साहेबगंज में, 60 बूथ छाप करके हम आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब थोड़े झेपे, उनको लगा कि सिद्धांतवादी SP के सामने से, तो बोलेगा अच्छा ठीक, आपसे बाद में बात करेंगे, अभी SP साहब से, सीनियर SP साहब से मैं ज़रूरी बात कर रहा हूँ। तो एक तो मैं बतला दूँ कि यह बूथ कैप्चरिंग जो है वह आम बात थी, और इस कदर होती थी कि जब मैं अपने बैचमेट को सुनाता था गुजरात में, तो लोग बोलते थे कि तुम गप कर रहे हो, ऐसा लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। तो एक बात ये थी, तो जिन बातों की जानकारी मुझे थी, जैसे एक बार मैं स्लीपर क्लास में, जब मैं रोहतास का SP था, दिल्ली से आ रहा था, तो 2 लोग बात कर रहे थे कि जो PMCH को सुधार देगा, महावीर मंदिर को सुधार देगा, उसको अच्छा सफल प्रशासक मानेंगे। तो जब मैं पटना के SSP बना, तो मैंने सबसे पहला काम महावीर मंदिर को सुधारने का किया। तो उसी तरह इसके बारे में हाँ ना, मैं बतला दूं, जब मैं चुनाव का नोडल अफसर बनाया गया सेशन जी के ज़माने में, तो हमने कहा कि बूथ कैप्चरिंग रोकना है। तो उस समय SBM त्रिपाठी जी थे, जो CRP के DGP थे, वो बिहार भर के इंचार्ज वो थे, पूरे देश भर के नोडल अफसर। अब मैं था नोडल अफसर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चुप हैं, कुछ सुझाव नहीं दे रहे हैं। हमने कहा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग होती है और शांतिपूर्वक होगा इस बार। लेकिन मैंने लिखा भी है अपनी किताब में कि सेशन साहब गरजे जरूर, लेकिन बरसा केवल उनका गरूर, केवल अभिमान बरसा, वो सिस्टमेटिक आदमी नहीं थे, इसलिए रोक नहीं पाए। तो हमने ज़रूर कोशिश की कि बूथ कैप्चर नहीं हो। हम लोगों के यहाँ सैनिक उद्बोधन होता है, सबको मैंने से बुला करके कहा कि बूथ कैप्चर नहीं होना चाहिए। तो बूथ कैप्चरिंग में वो हो गया, वो किसी CISF ने रोक दिया, फिर बहुत लंबी बात चली। मैं सपोर्ट करता हूँ, कोई अच्छा काम करता है तो बूथ कैप्चर में मेरे खिलाफ रिपोर्ट गई कि हमने अपनी भूमिका से ज़्यादा सक्रियता दिखलाई। फिर मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो इतिहास लिख देता हूँ। लालू जी के निशाने पे आप लंबे समय तक रहे थे? नहीं, ऐसा है रहा, लेकिन मेरी किताब है, उसमें मैंने लिखा भी है, लंबे समय तक रहा। लेकिन यही श्रीमान लालू जी जब ये रेल मंत्री थे, तो हमारे CISF के DG थे, वो स्पेशल सेक्रेटरी हुए थे, मिश्रा जी थे जगन्नाथपुरी के। तो उन्होंने पूछा था उनसे कि आपको और कुणाल जी को, तो उन्होंने जो सब बातें, वो मिश्रा जी पुरी के रहने वाले थे, श्रीमान लालू जी ने पूछा भी था कि आप कहाँ रहिएगा, तो वहाँ रहेंगे जगन्नाथपुरी। तो इसलिए ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे कुछ बतलाते हैं। तो उन्होंने जो मेरे बारे में प्रशंसात्मक बातें कहीं, या बाद में मैं धार्मिक न्यास बोर्ड में था या ऐसे भी था, तो कोई पूर्वाग्रह उनका नहीं है। अब जब सर्विस में आदमी रहता है
तो कभी आपसे संघर्ष हो गया, कभी दूसरे से हो गया, तो ऐसी बात थी। लेकिन मैं उनमें भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, कोई मुझे शिकायत किसी के प्रति नहीं है। अभी लालू जी से संबंध आपके अच्छे हैं? ठीक है, अच्छा, बल्कि उन्होंने 2-3 फ़ोन करके मुझे बहुत बधाई दी और सब, कोई मतलब वो नहीं है। ये बॉबी केस क्या था? ऐसा है, बॉबी केस से ही कहा जाता है कि आचार्य किशोर कुणाल चर्चा में आए थे। मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं आपको बतलाऊं, जब मैं पटना का एसएसपी था, किस जो साल की बात? 1983-84 में, ठीक है। तो जो मैंने काम किया, असली काम, वो बॉबी केस में दब गया। वो काम ये था कि जब मैं आया था पटना का एसएसपी बनकर, उस समय तक मैंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं देखा था, जबकि मैं 4.5 साल से बिहार में था। दूसरी बात थी कि मुझे अब जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं देखे पटना का एसएसपी बना दिया जाए, ये चमत्कार ही जैसी बात होगी। उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि वहाँ विधि व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। 6 महीने में करीब 100 मर्डर हुए थे मसौरी सब डिवीज़न में, नक्सलाइट और भूमि सेना वालों के बीच में। पटना में बराबर था। तो उस समय श्रीमान राजीव गांधी जनरल सेक्रेटरी हुए थे मिसेज गांधी की हत्या के बाद। तो उन्होंने उस तत्कालीन मुख्यमंत्री को 3 महीने का समय दिया था कि आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए या आपको हटा दिया जाएगा। तो उसके पहले मैं रोहतास का एसपी था, तो असली पुलिस का काम मैंने रोहतास के एसपी के रूप में किया था। जब मैं गया था 100 से अधिक डकैतियाँ महीने में होती थी, वो हमने एक पुलिस अधिकारी के रूप में किया। प्रभावित था उस टाइम? जी ना, रोहतास नक्सल डकैतों से प्रभावित था जी। नक्सलाइट एक बेल्ट में छोटा सा था, लेकिन डकैत लोग थे जो डाका डालते थे, मर्डर करते थे, बलात्कार करते थे। बहुत स्थिति खराब थी। स्लीमैन के समय में जो पिंडारियों का प्रकोप था, वही हम उस समय रोहतास का था। और हमारे पहले जो एसपी साहब थे, वो इतने उस तरह का मैं धार्मिक नहीं हूँ। कोई जाता था कि हमारे यहाँ डकैती हो गई तो बोलते थे कि राम जी की कृपा से हो गई, प्रार्थना कीजिए कि भविष्य में नहीं। हमने दमन जो है, मतलब शासन का दमन, वो रोहतास में किया। तो वैसे स्थिति में मेरी ख्याति रोहतास एसपी के रूप में हुई थी, तो इसलिए मुझे बुलाया गया। तो मैं आना नहीं चाहता था कि पटना एसएसपी मतलब रोज़ पैरवी होगी। तो मैंने कहा कि पटना में नहीं आऊँगा। जैसे हमने कहा नहीं, राजनीति में मैं नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि वो मेरा स्वभाव नहीं था। तो उसी तरह पटना में इसलिए नहीं आना चाहता था कि पैरवी होगी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप गारंटी लीजिए 6 महीने तक एक भी पैरवी कोई भी करेगा तो आप मुझे बतला दीजिएगा, मेरी ओर से भी कोई पैरवी नहीं होगी। तो मैं आया, और आने के बाद मैं न कोई रत्न धारण करता हूँ, राशि रत्न, और न मैं मुहूर्त दिखवाता हूँ। मैं भक्त हूँ, मानता हूँ कि हर क्षण मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। लेकिन हमारे पहले के जो एसएसपी साहब थे, वो बोले कि मैं अभी चार्ज नहीं दूंगा, मुहूर्त दिखला कर दूंगा। तो वो पता नहीं कैसा मुहूर्त उन्होंने दिखवाया कि जिस मुहूर्त में उन्होंने चार्ज मुझे दिया, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आपको 3 महीने का समय मिला है, 1 महीने में मैं शहर ठीक कर दूंगा, 1 महीने में देहात। लेकिन वो ऐसा मुहूर्त था कि 3 दिन में जितने अपराध हुए, या तो इनकाउंटर में मारे गए या पकड़े गए या सब हो गए। 1 सप्ताह में जितने पटना के अपराधी थे शहर छोड़कर चले गए। तो उसके बाद 1 सप्ताह और मैंने देखा। 15 दिनों के बाद मैंने कहा कि अब 1 महीने का समय था, पटना शहर ठीक हो गया। देहात में मसूरी गया जहाँ 100 मर्डर हो चुके थे। मैंने गांव-गांव में जा कर के पैजामा कुर्ता पहन करके, खाकी वर्दी हटा करके, सिविल ड्रेस में एक बॉडीगार्ड को साथ में रखा और पुलिस फोर्स को गांव के बाहरी छोर पर कर दिया। लोगों के बीच में जब मैंने किताब लिखी दमन तक्षकों का और बेटे ने सब फोटो निकाला, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि उस ज़माने में कैसे मुझे इतनी हिम्मत हुई कि जहाँ पर नक्सलाइट बेल्ट, जहाँ पर इतना मर्डर हुआ, जहाँ क्रिमिनल हमारे पटना में इनकाउंटर में मारे गए, वहाँ मैं घूम रहा हूँ। तो केस पहले, और मैं 1 महीने तक वो जहानाबाद के बॉर्डर जो मसौरी सब डिवीज़न में पड़ता था, मैंने गांव-गांव में जा कर के
लोगों को गले मिलवाया, शांति स्थापित की। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एसएसपी पटना के रूप में। लेकिन जिस दिन मैं वहाँ से लौटा, मैं उस समय वायरलेस होता था, मोबाइल था नहीं। एक हेमेंद्र नारायण जी थे इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने फ़ोन किया कि एक मर्डर हो गया है, बहुत सेंसेशनल है। तो हमने कहा कि मैं तो वायरलेस बराबर रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए, इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने। तो हमारे यहाँ तो कोई रिपोर्ट थी नहीं, तो इसलिए फिर हमने इंक्वायरी की, पता चला। और हमारा नाम होने का सबसे बड़ा कारण था कि संयोग से वो जो श्वेत निशा त्रिवेदी थी, वो भी वो क्रिश्चियन थी। तो मालूम हुआ कि डेड बॉडी दफनाई गई। वही यदि अग्नि संस्कार हो गया होता तो होता नहीं। तो देश का मैं दूसरा पुलिस अफसर था जिसने डेड बॉडी को कब्र से निकलवा करके हमने पोस्टमार्टम कराया। और दूसरा कारण था कि आप अखबार वाले, मीडिया वाले पुलिस अनुसंधान से, प्रशासन से अधिक तेज़ी से दौड़ते हैं। इसमें पहली बार उन लोगों को लगा कि वो जितना दौड़ सकते थे उससे अधिक तेज़ी से, मैं तीव्रता से मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। तो क्यों आपने दफनाया जब गया तो फिर जलाने की? नहीं, वो क्रिश्चियन थी, राजेश्वरी सरोज दास जी की दत्तक पुत्री थी। राजेश्वरी सरोज दास जी क्रिश्चियन थी। तो आपने जलाने के निर्देश क्यों दिए? नहीं, जलाने का नहीं, निकलवा करके पोस्टमार्टम करवाया। अच्छा। और उसके बाद विसरा को भेजा, तो वहाँ से पॉइजनिंग की रिपोर्ट आई कि जहर देने से इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए वो मौत साबित हुई। जिस दिन वो रिपोर्ट आई थी उस दिन मैं दिल्ली जा रहा था, एक नेहरू फेलोशिप के लिए मुझे एप्लीकेशन देना था। मैं CTSP को बोल कर गया था कि पॉइजनिंग से डेथ निकले तो FIR कीजिए, और नहीं निकले तो मामला एक ख़त्म हो जाएगा। तो मेलेथियन का निकला, जो मैं जानता भी नहीं था मेलेथियन क्या है। तो उसके बाद ये चर्चा होने का 2-3, और तीसरा उससे जुड़ गया कि कुछ लोग राजनेता लोग थे, इसलिए नाम हुआ। पहला कारण कि डेड बॉडी को एक्सह्यूम करके, निकलवा करके हमने पोस्टमार्टम कराया। दूसरा कि मीडिया जिस गति से सोच सकता था उससे अधिक तीव्रता से हमने अनुसंधान कराया। और तीसरा, नेता लोग कुछ नाम आ गए इसलिए उसका नाम हुआ। लेकिन मेरी अपनी बड़ी उपलब्धि वो पटना ज़िले में शांति स्थापित कराना, वो बड़ी उपलब्धि थी। ये जो आखिरी किस्सा है जिसका जिक्र अभी हमने किया आपसे, कि शर्ट के स्लीव जो नहीं मोड़ते थे उनको, मतलब जो नहीं खोल कर रखते थे इस तरह बंद करके, उसके शर्ट के स्लीव्स आपने कटवा दिए? नहीं, ऐसा है, मैं बतला देता हूँ। मैं बहुत अब 73-74 साल उम्र हो गई है। अब बहुत पहले भी हम लोग धर्म के क्षेत्र में हैं, सत्य बोलते आए हैं। इस समय कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। मैं एक IPS बेटन रखता था, इतना बस। इसके अलावे तो जो 3 आदमी मोटरसाइकिल पर चलते थे उनको रुकवा करके 1-2 बेंत ऐसे हल्का मारा कि अब दोबारा दिखोगे तो अपना छूट जाएगा। उसके बाद बाल जो बड़े बड़े रखते थे, अभी एक पंकज त्रिपाठी जी हैं, मैं तो फिल्म देखता नहीं है, तो उन्होंने एक देखा कि किसी ने मुझे वीडियो भेजा, उनसे पूछा कि बाल आप छोटे रखते हैं? तो बोले कि एक SSP था, बड़ा बदमाश आया था, वो हम लोगों का बाल ही काट देता था। वो बात उनकी सही है, कटवाता नहीं था, लेकिन कहता था कि दोबारा बाल बड़े दिखें तो और पिटाई होगी। तो कभी आपने पंकज त्रिपाठी के भी? जी ना, पंकज, मैं तो नाम थोड़ी पूछता था। एक बात जो उसमें उन्होंने और जोड़ कर कही वो सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम लोग हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाते थे, तो SSP जो था वो हैंडल ही कटवा देता था, ये नहीं किया था। हाँ, इतना ज़रूर था, जो मोटरसाइकिल पर 3 आदमी चलते थे या स्कूटर पर, इसको जिसको लहरिया बोलते हैं, लहरिया करके उनको पकड़ करके 2-4 बेंत हल्का सा जरूर पिटाई की, ताकि ये भविष्य में नहीं तो होता है क्या है कि एक्सीडेंट में जितने लोग मरते हैं, अब लड़के लोग अपने खेल में लहरिया चला रहे हैं, मौत से बचें, तो इसलिए मैं जरूर उनको मतलब पिटाई हल्की होती नहीं है ना, नहीं, अफवाह भी फैलते चले। नहीं, ऐसा है। तो मैं IPS का एक बेटन रखता था, उस बेटन से 2 बेटन लगा दिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें भी लिखा है, एक बार मैं आपको रोचक कहानी बतलाऊँ। चंद्रशेखर बाबू थे मुख्यमंत्री, रात में 12:30 बजे फ़ोन किया, तो उस समय तो मोबाइल था नहीं, लैंडलाइन हमने उठाया। उनको ताज्जुब हुआ कि 12:30 बजे रात में ऑर्डरली नहीं, SSP खुद फ़ोन उठा रहा है।
तो बोले कि आप जगे हुए हैं? तो मैंने कहा कि हाँ जगा हुआ हूँ। क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा कि बर्फ़ की मालिश कर रहा हूँ। तो बर्फ़ की मालिश क्या एक्सीडेंट हो गया? हमने कहा कि नहीं, क्रिमिनल लोगों को पीट कर आ रहा हूँ, मैं काठी शरीर से कमज़ोर हूँ, पीटता हूँ तो मुझे ही ज़्यादा चोट आती है, पीट कर आ रहा हूँ। तो बोले कि तब ऐसा है, कल मैं बात करूँगा। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अब रात में 12:30 बजे मुख्यमंत्री फ़ोन करें, तो कोई ज़रूरी बात होगी तो बतलाइए अभी। तो बोले कि ऐसे ऐसे एक मंत्री जी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उस समय बोल रहे थे कि पुलिस वाले बहुत धन संपत्ति वाले जो धनाढ्य लोग हैं पकड़ कर बहुत यातना दे रही है। तो हमने बतलाया कि ऐसा है कि मैंने मसौरी क्षेत्र में पदयात्रा की, 10 महीने में एक मर्डर नहीं हुआ। अभी एमसीसी के मुखिया का मर्डर हो गया है। तो आपके पास 2 उपाय हैं, या तो मैं पीट पाट करके प्रशासन में आस्था बनाए रखूं, या एक मर्डर हुआ है तब एमसीसी वाले डबल करेंगे, ये लोग 5 करेंगे, फिर पुरानी स्थिति लौट आए। तो उन्होंने कहा कि मैं कल आप 12 बजे मिलिए, मैं बात करूंगा। तो ये बात जाकर कही। तो ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में यातना, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, किसी को कष्ट देना ये पाप है, लेकिन बड़ा अपराध रोकने के लिए, डर फैलाने के, डर की भावना लाने के लिए पहले क्या था, 2 तरह के भय थे। एक भगवान से भय था कि गलत काम करेंगे तो पाप लगेगा, नरक होगा, तो लोग, आज वो डर नहीं है। तो पुलिस का डर होना चाहिए, तो पुलिस का डर होगा तब ना कोई बड़ा अपराध नहीं करेगा। इसलिए पुलिस का डर स्थापित करने के लिए 2 किया, तमाचा भी लगाया, लेकिन कहा ना कि मेरा हाथ पांव सब कमज़ोर है, पुलिस लायक है नहीं। तो जितना मैं पिटता था तो चोट मुझे आती, महीने में 2 दिन 4 दिन मुझे आकर के ये अपने से बर्फ़ की मालिश करानी पड़ती थी। तो इतनी बात सच है, बाकी वो बढ़ती चली जाती है। अब जैसे सिनेमा हॉल है तो टिकट की बाजारी, काले बाजारी बंद करा दी, रिक्शा है तो सबसे मेरे तो कीर्ति गाथा फैलाने वाले रिक्शा वाले थे। क्या हमने काम किया, उनको कहा कि आप लाइट लगाइए, रात में एक्सीडेंट हो जाता है, उन्होंने लाइट लगाना शुरू कर दिया। टेम्पो वाले को कहा कि आगे मत बैठाइए, आगे 3 आदमी बैठते हैं, कब कोई उलट जाएगा, तो मिले तो 2 बेत लगा दिया, रुक गया। तो ये जो लार्जर इंटरेस्ट में समाज के कल्याण के लिए छोटी छोटी बातें जो हैं, लेकिन आजकल वो ज़माना 83, 84, 80 का रहा नहीं। आज किसी को कोई पुलिस अधिकारी बेटन से हल्का भी मार दें तो उन पर 323 का मुकदमा हो जाएगा। हमने तो आसाराम बापू जी पर केस किया था, तो आसाराम बापू जी के लोगों ने हम पर कोर्ट कंप्लेंट किया, और उसके बाद वो पूछते रह गए जज साहब कि किशोर कुणाल ने पीटा है, तो उन लोगों ने कहा कि पीटा नहीं है, पिटवाया है पुलिस से। मैं पुलिस में था नहीं, मैं तो धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष था। तो आज की तारीख में उसमें मुझ पर कॉग्निजेंस भी हो गया, हाई कोर्ट से क्वेश्चन कराना पड़ा। आसाराम बापू के खिलाफ जो हमने FIR किया था, तो हम पर भी पीटने का, पीटा नहीं था, हमारे सामने पुलिस फोर्स जब उनके साधकों ने उत्पात मचाया देश का, पटना में कदम कुआं में, देश का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने आसाराम बापू की हड़पी हुई ज़मीन को उनसे वापस लिया था। तो वापस लिया था तो उन पर FIR भी किया था, तो उन्होंने भी केस करवाया। तो ये सब आज की तारीख में नहीं चलने वाला है, लेकिन वो 83-84 का था ज़माना, उस समय से जो होता था। तो मैंने बड़े कल्याण की दृष्टि से छोटा छोटा, कि मैंने उसमें भी लिखा है, क्या कहते हैं, दमन तक्षकों का जो पुलिस की मेरी जीवनी है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो बहुत बातें छोटी छोटी जो हैं सच हैं, कुछ जैसे पंकज त्रिपाठी जी ने बतलाया है, तो हो सकता है कि हमने नहीं किया, वो हैंडल कटवाया तो नहीं था, लेकिन लहरिया वालों को रोक करके जो हल्का सा दिया कि बाबू तुम्हारी ज़िंदगी जो है बहुत प्रिय है, इसलिए यह काम मत करो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अपने सहयोगी CK सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़ समस्तीपुर।